हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल रिवीजन के साथ बताई गई है। दो चीजें खास तौर से आपको देखना है। आज एक तो पुस्तकें और लेखक जो पिछले दिनों में जो भी आए थे उनका हम लोग रिवीजन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो यानी 2023 की सभी पुस्तकें लेखक और 2023 के सभी अभी तक के सैन्य अभ्यास आपको याद हो जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो चलिए हर बार की तरह शुरू करते हैं रिवीजन से। कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। नासा 2023 से मंगल ग्रह पर 4 मनुष्यों को भेज रहा है। हाल ही में तपोवन नाम के एक एनजीओ को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार या कहें कि डायलॉग पार्टनर बन गया है सऊदी अरेबिया। 29 और 30 मार्च को लोकतंत्र शिखर सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ। भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले का खिताब सैम बर्न्स ने जीता हुआ है। और अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए माइक्रो पे सुविधा लॉन्च की है। एनडीटीवी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष यूके सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और तंजानिया ने अभी अपने देश में मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने एक मंगोलियाई लड़के को तिब्बतीय बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च पद दिया है। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 मार्च को। देखो ये यूनाइटेड नेशन का दिवस है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। क्यों? वेस्टेज को लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए। एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष 2.24 बिलियन टन का नगरीय कचरा उत्पन्न होता है। नगरीय कचरा बोले तो शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में ही इतना कचरा हो जाता है उत्पन्न। रूरल एरिया तो छोड़ ही दो। तो और इसमें से भी केवल 55% ऐसे हैं जिनको सुविधाओं में फेंका जाता है। मतलब कि समझ लो कि एक प्रकार से जिनको इकट्ठा करके सही जगह पर पहुंचाया जाता है, रिसाइकलिंग वगैरह का प्रोसेस किया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया। तो ऐसी अवेयरनेस फैलाने के लिए जिससे नगरीय कचरा जो है ये जितना भी उत्पन्न हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कचरा उत्पन्न ही ना हो, कचरा तो उत्पन्न होगा ही, लेकिन जहां पर भी उत्पन्न हो तो उसको सही व्यवस्था में ले जाया जा सके, पहुंचाया जा सके, रिसाइकलिंग का भी प्रोसेस किया जा सके अच्छे तरीके से। तो 2023 से ये हर साल मनाया जाएगा। तो इस बार पहला था। ठीक है, 2023 में पहला था। अभी 2022 में दिसंबर 14 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा बैठक होती है, दिसंबर में ही बैठक होती है इसकी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में तभी इसकी घोषणा की गई थी। तो अब से मनाया जाएगा। मैं यहाँ पर ज्यादा फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। देखो जब भी कोई नया दिवस मनाया जाना शुरू होता है ना, तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं पूछने जाने के। जैसे पिछली बार इस्लामोफोबिया वाला दिवस था, वो कई एग्जाम्स में पूछा गया था क्योंकि इसकी शुरुआत 2022 से ही हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ दिवस हैं। आज 31 मार्च है, मार्च महीने का अंतिम दिन है। तो आज जितने भी मार्च महीने के दिवस आए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। वैसे भी आज की वीडियो बहुत ज्यादा रिवीजन के साथ होने वाली है। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस या कहें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 को ही विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया इस बार। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को इस बार मनाया गया क्या? नो स्मोकिंग डे, धूम्रपान निषेध दिवस, क्योंकि ये मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस इस बार मनाया गया 9 मार्च को, क्योंकि ये मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और दूसरा गुरुवार था 9 मार्च को इस बार। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस पूछा जाए तो 22 दिसंबर आप बताएंगे। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च 1983 से इसकी शुरुआत। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 15 मार्च को मनाया गया। इसके अलावा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को विश्व नींद दिवस। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 20 मार्च को ही विश्व ओरल हेल्थ दिवस मनाया गया।
इसके अलावा 21 मार्च को 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और एक विश्व नवरोज दिवस भी मनाया जाता है। विश्व नवरोज दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस और 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये शहीद दिवस जो है ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। मतलब इसी दिन इनको फांसी दी गई थी 1931 में। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या कहें वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सूचकांक के नवीनतम अपडेट के अनुसार 2023 में भारत किस स्थान पर है? यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। देखो, ये पासपोर्ट इंडेक्स नाम की एक वेबसाइट ही है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो पासपोर्ट इंडेक्स का पहले जानने से पहले आप ये समझो कि ये वेबसाइट के द्वारा ये जारी की गई है। आप वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वाला मत समझिएगा, हेनले वाला दूसरा है, ठीक है? हेनले अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया है भारत, जिसमें 144वें स्थान पर आ गया है। भारत पिछली बार 138वें पर था और इस बार इसमें आ गया 144वें पर, यानी 6 स्थानों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम का आपके सामने, पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स, इंडिया रैंक एट 144th स्पॉट इन 2023। देखो, अब इसमें क्या किया गया, मोबिलिटी स्कोर काउंट किया गया और मोबिलिटी स्कोर को लेकर के ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसे एक प्रकार से कहेंगे मोबिलिटी सूचकांक है। जारी किसके द्वारा किया गया? पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा। इसमें मोबिलिटी स्कोर भारत का रहा 70, पिछली साल 73 था, उससे पहले 71 था, लेकिन इस बार 70 हो गया है। और भारत पिछली बार जो 138वें पर था, इस बार 144वें पायदान पर पहुंच गया है। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो यूनाइटेड अरब अमीरात फर्स्ट पर है, सेकंड पर है स्वीडन और थर्ड पर है जर्मनी। क्लियर है? एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है, यहीं पर मैं उससे भी लिख दे रहा हूं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें भारत जो है ये है 85वें स्थान पर, ठीक है? 85th पोजीशन पर है। ये 6 महीने में हर बार जारी होती है और इस बार जो जनवरी में जारी हुई थी वो 85वें स्थान पर उसमें भारत को रखा गया है। अगला, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहां पर रीसारेक्स अभ्यास किया? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने रीसारेक्स अभ्यास किया है आंध्र प्रदेश में। यहां पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाएंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड डिस्प्ले सर्च रेस्क्यू कैपेबिलिटीज ऑफ काकीनाडा कोस्ट। ये काकीनाडा कोस्ट है आंध्र प्रदेश में और यही आंध्र प्रदेश के काकीनाडा कोस्ट में रीसारेक्स अभ्यास 2023 आयोजित किया गया। किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, तो 29 और 28 मार्च को ये आयोजित हुआ। इसमें क्या था कि समुद्री क्षेत्रों में अगर कोई रेस्क्यू करना हो, कोई खोज करना हो, किसी अपराधी को पकड़ना हो, कोई स्मगलर होता है उनको पकड़ना हो, या गलत तरीके से जो मछुआरे होते हैं उनको पकड़ना होता है, तो उसके लिए ये किया गया था अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात करें तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। इनका नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ वयम रक्षामा, ये इसका मोटो है और मोटो बड़ा पूछा जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रिवीजन भी करेंगे हम लोग, तो अभ्यास जितने भी अभी तक हुए हैं सैन्य अभ्यास उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कोंकण 2023 ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी और इंडियन नेवी के बीच में हुआ, अरब सागर में हुआ, ये आपको याद रखना है। फ्रीडम शील्ड ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ, ये वही वाला है ना जिसमें मैंने आपको बताया था नॉर्थ कोरिया बीच बीच में अड़ंगा डाल रहा था, मिसाइल मार दे रहा था, ये लोग अभ्यास कर रहे थे। तो ला पेरोस अभ्यास ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी इसमें कई सारे देशों ने हिस्सा लिया और 2 वर्षों में एक बार ये होता है। ये हिंद महासागर में किया गया यानी इंडियन ओशियन में आयोजित हुआ, तीसरा संस्करण था। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच में मैंने आपको सिम्बेक्स भी याद करवाया है, सिम्बेक्स भी याद रखिएगा, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो फिलहाल ये भारत सिंगापुर का जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये जोधपुर में हुआ। फ्रिंजेक्स अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, यहां पर आप देख पाओगे फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। त्रिसाकरी प्रहार ये भारतीय सेना ने किया पश्चिम बंगाल में, ये पूछा जाएगा आपसे और ये पूछा भी गया था अभी शायद CHSL या किसी एग्जाम में पूछा गया था। चक्रवात वन ये भारत और मिस्र के बीच में उदयपुर राजस्थान में हुआ। ठीक है ना,
ये सन्निभास है, इनको आप याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग के लिए इतनी मेहनत से कंटेंट लाया जाता है, तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो बहुत सारे लोग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में सर एलेक्स फर्गुसन और आर्सेन वेंगर, इन दोनों को प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अपने अपने टाइम के दोनों लीजेंड थे, एलेक्स फर्गुसन और आर्सेन वेंगर। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर रह चुके हैं, ठीक है, और ये दोनों पूर्व मैनेजर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, प्रीमियर लीग ने पहली बार ऐसा हुआ है जब मैनेजरों को इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है। एलेक्स फर्गुसन की अगर बात करें तो इनका 26 वर्षों का कार्यकाल रहा, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड को 13 प्रीमियर लीग खिताब इन्होंने जिताया है। जबकि आर्सेन वेंगर जो हैं अपने 22 वर्षीय कार्यकाल के दौरान 3 प्रीमियर लीग का खिताब और 7 FA कप जितवाया है। किसे? मैनचेस्टर यूनाइटेड को। ये इसी के मैनेजर रहे हैं दोनों। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वो बन गए हैं साकिब अल हसन। साकिब अल हसन आप सब जानते हो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं ये। तो साकिब अल हसन ने दुनिया में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया है। इन्होंने टिम साउदी को पीछे कर दिया है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इनके नाम 134 विकेट है, और जो साकिब अल हसन है इन्होंने 136 विकेट ले लिया है टोटल ओवरऑल T20 इंटरनेशनल में। देखो, एक होता है T20 क्रिकेट, एक होता है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। T20 इंटरनेशनल मतलब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जो ICC के द्वारा कराया गया वो, और T20 मतलब कि 20 ओवर का कोई भी मैच, जैसे IPL भी, वो भी T20 में ही गिना जाएगा, ठीक है। तो जब T20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो आप समझिएगा 20 ओवर का फॉर्मेट, वो भी इंटरनेशनल मैच का, ठीक है। तो उसमें वो रिकॉर्ड बना है। जब केवल T20 की बात की जाए तो वो आप उसमें जितने लीग मैचेस होते हैं, जो घरेलू मैचेस होते हैं, वो सब का मिला लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल साकिब अल हसन जो है 136 विकेट के साथ ये टॉप पर पहुंच गए हैं। सेकंड पर टिम सऊदी हैं और थर्ड पर हैं राशिद खान, जो कि हैं अफगानिस्तान के। तो साकिब अल हसन कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। 20 का इनका एवरेज है, इकोनॉमी रेट 6 से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है दोस्तों अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाएंगे, और इसको बासु चटर्जी के ऊपर लिखा गया है, जैसे कि उनके नाम से ही टाइटल भी है, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। ये एक्चुअली में बासु चटर्जी जो थे ये फिल्म निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, बहुत ही फेमस। तो इनको समर्पित ये पुस्तक है, अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब महत्वपूर्ण जो पुस्तकें आई हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, अभी आजाद नाम की पुस्तक आई थी, गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा है। मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर के पूर्व ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वार एंड विमेन, डॉक्टर MA हसन के द्वारा लिखी गई। ए मैटर ऑफ द हार्ट, अनुराग वेहर की ये किताब थी। स्नेक्स इन द गंगा, ये राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन ने लिखा। बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म फॉर्म, ये रचना बिष्ट रावत ने लिखा। एज गुड एज माई वर्ड, ये सचिव KM चंद्रशेखर ने लिखा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये P ज्योतिमणि और प्रोफेसर बालन ने लिखा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव ने। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये S जयशंकर जी के द्वारा विमोचित किया गया पुस्तक। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी की पुस्तक आई है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। द पॉवर्टी ऑफ ए पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई की पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग दिया गया? तो देखो, कांगड़ा चाय ये है हिमाचल प्रदेश की चाय, और इसको अब यूरोप में भी GI टैग मिल चुका है। ये बहुत ही फेमस ये चाय होती है, और इसको इंडिया में GI टैग बहुत पहले ही मिल चुका है, 2005 में ही इंडिया में GI टैग मिल चुका था इसे। तो यूरोप में GI टैग इसे मिल चुका है अभी रिसेंटली, तो इसलिए ये चर्चे में है। यहाँ पर आप देख पाओगे यूरोपियन यूनियन GI टैग इसे मिला है। GI टैग होता क्या है, कई बार आपको बताया है, लेकिन बहुत दिन हो गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट नए आए होंगे। देखो, GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिस प्रोडक्ट की पहचान ख्याति इतनी बढ़ जाती है
कि पूरा का पूरा एरिया जहां पर उसका उत्पादन होता है वो उस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं बनारसी साड़ी, ठीक है, बनारसी पान, लखनऊ की रेवड़ियां, मगही पान, ठीक है, ऐसे जो प्रोडक्ट है जिनकी वजह से वो एरिया फेमस हो जाता है, तो उसको क्या करती है सरकार, और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती है, जिससे वहां के किसान जो हैं उनको लाभ मिल सके, साथ ही साथ उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी रोकी जा सके, कोई वहां के नाम से कोई गलत चीजें ना कर सके, उसका रेट का स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सके, ठीक है, तो ये सब भी चीजें होती है, साथ ही साथ उसको ग्लोबल मार्केट दिया जा सके, ये सभी फायदे होते हैं जीआई टैग देने के। तो इसके लिए सरकार 1999 में एक बिल लाई थी, ठीक है, ये भू संकेतक का और जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, भौगोलिक संकेतक का, वो बिल पास होने में लग गए 4 साल। 2003 में जाकर के वो बिल बना एक्ट, और उसके बाद पहला प्रोडक्ट जो दिया गया जिसको जीआई टैग मिला वो 2004 में मिला था। किसे मिला था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, किस राज्य का था, कौन सा प्रोडक्ट था। 2004 में पहला जीआई टैग मिला था। 10 साल के लिए वैलिड होता है जब किसी को जीआई टैग मिलता है। तो कांगड़ा चाय को पहली बार 2005 में मिला था, ठीक है ना। अब हिमाचल प्रदेश आया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते चलते हैं। हिमाचल प्रदेश आप मैप में देखोगे यहाँ पर है, धर्मशाला और शिमला इसकी कैपिटल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर अभी बने हैं नए मुख्यमंत्री, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें, खजियार है, परासर है, रेणुका झील है, चंद्रताल है, सूरज ताल है, प्रमुख झीलें हैं ये, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क बड़ा पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, राजकीय पक्षी पश्चिमी ट्रोपोगोन है, राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। तो आईआईटी मद्रास के अभी रिसर्चर्स ने दोस्तों दूध में मिलावट का पता मात्र 30 सेकंड में लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। देखो ऐसा नहीं है दूध में मिलावट का पता आज तक नहीं लगता था, बहुत सारे इलेक्ट्रोमीटर बनाए गए, लेकिन ये पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है, मतलब कोई भी इसको आसानी से कैरी कर सकता है, कोई भी अपने घर में रख सकता है और अपने घर में भी दूध की गुणवत्ता की पहचान कर सकता है, वो भी मात्र 30 सेकंड में। तो आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने इसे खोज निकाला है, मतलब इसकी खोज की है, एक प्रकार से इसे विकसित किया है ये डिवाइस, और जो 30 सेकंड में ये कारनामा कर देगा। और आईआईटी मद्रास का जो ये रिसर्च है ये नेचर पत्रिका में पब्लिश किया गया है। अगला, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसोचैम के दोस्तों नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। अजय सिंह वैसे कई पद संभाल रहे हैं, ये स्पाइस जेट के ये सीईओ भी हैं और इनको एसोचैम का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब स्पाइस जेट के चेयरमैन के साथ साथ सीईओ के साथ साथ ये एसोचैम के अध्यक्ष होंगे, साथ ही साथ ये भारतीय बॉक्सिंग संघ के भी अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। तो अजय सिंह एक बड़ा नाम है, इनका नाम आप याद रखेंगे। एसोचैम की अगर बात करें तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ होता है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की। तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट या कैप्टिव एम्प्लॉयर नाम से एक योजना शुरू की है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव अंडर दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना। ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के तहत शुरू किया गया है। इसके द्वारा यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी के द्वारा। गिरिराज सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नई दिल्ली में 28 मार्च को उन्होंने ये एक पहल शुरू किया है। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आता है। ग्रामीण गरीब युवाओं को ट्रेनिंग देगा, शिक्षित प्रशिक्षित करेगा, स्किलफुल बनाएगा और साथ ही साथ कंपनियों में रोजगार उनको मिल सकेगा। ठीक है, अब ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका मन करे तो शेयर भी कर देना, ठीक है, वैसे आप लोग करोगे तो नहीं। चलो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो कल मैंने आपसे पूछा था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर लाई गई थी। रामगंगा नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क का नया नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है। आज आपको क्या बताना है, EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के CEO कौन है। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में जो भी पता होगा
डिटेल में जरूर आंसर करना, और हाँ, वीडियो कैसी लगी है ये जरूर बता देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे क्वालिटी कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एमजेटी ऐप पर फ्री पीडीएफ, फ्री सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आपको क्विज वगैरह, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, इनको आप ले सकते हैं। हमारे पेड ई बुक और पेड वीडियो कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एमजेटी ऐप, इस ऐप का नाम है, आप जाकर के डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर, आराम से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।